नमस्कार, मैं शैली एचओटीसी के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जो मेहमान है वो बहुत खास है। खास इसलिए कि उन्होंने एक ऐसी राह चुनी जो आमतौर पर मुश्किल मानी जाती है। वो राह जो कड़े अनुशासन, दृढ़ संकल्प और पूरे समर्पण से होकर गुजरती है। और जब वो राह अपनी मंजिल पर पहुंचती है तो हर भारतीय का दिल गर्व और सम्मान से भर उठता है। आइए स्वागत करते हैं मेजर ऐश्वर्या ठाकुर का। थैंक यू सो मच। कैसा लगता है अपने नाम के साथ मेजर सुनना? ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट है, बहुत रिस्पेक्टफुल है और हाँ, अच्छा तो लगता ही है। निश्चित रूप से हमें भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत सम्मान की बात है ये। बचपन से सपना था यूनिफॉर्म पहनेंगी? बचपन से तो नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि बचपन में फौज ज्वाइन करना, आर्मी एज अ करियर ऑप्शन नहीं देखा था कभी। एनसीसी जरूर किया था, पर फौज को चुनना, इसकी कहानी जाती है जब मेरे फादर ने न्यूज़पेपर में ऐड मुझे दिखाई और बोला कि तुम्हें एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद है तो ये एक करियर ऑप्शन है जिसमें तुम्हें जिंदगी भर एडवेंचर मिलेगा। बिल्कुल, हम उस बात पर भी आएंगे कि कैसे आपकी ये पूरी जर्नी शुरू हुई। शुरुआत करते हैं बचपन से। आप भोपाल से ही हैं, मूल रूप से भोपाल से ही हैं आप? हाँ, मेरा बर्थ मुंबई में हुआ बट ब्रिंगिंग अप सारी भोपाल से हुई है। और स्कूलिंग मेरी कार्मल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीएचएल। वाह। भोपाल से बाहर के दर्शकों को बता दें कि कार्मल कॉन्वेंट स्कूल भोपाल के प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक है और बहुत अच्छा। आपने वहां पर कैसी स्टूडेंट थी? पढ़ाकू, स्टूडियस टाइप की या फिर ऑलराउंडर? मतलब ग्रेड्स तो डेफिनेटली अच्छे थे ही, उसके साथ साथ पोएट्री वगैरह में मुझे प्राइजेस मिले हैं। क्रिएटिव राइटिंग हमेशा से मेरी हॉबी रही है, तो पोएम्स वगैरह में मुझको वहां पे अवार्ड्स मिलते रहते थे, स्पीचेस वगैरह देती रहती थी। आपने अभी कहा एनसीसी, तो एनसीसी आपने स्कूल में ज्वाइन किया था? हाँ, स्कूल में मैंने एनसीसी का एक सर्टिफिकेशन किया था। ठीक। तो कह सकते हैं कि वहाँ एक क्रेज यूनिफॉर्म को लेके शायद कहीं जन्म लिया होगा। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं वो मे बी अंदर दबा होगा और वो एनसीसी की वजह से इग्नाइट हुआ है। मेजर ऐश्वर्या, परिवार की बात करते हैं। आपके परिवार में कौन कौन है और उनका आपके इस प्रोफेशन में क्या योगदान रहा है, बताएं। मेरे परिवार में मेरे पेरेंट्स और मेरा यंगर ब्रदर है। मेरी मॉम पहले मुंबई में जब थी तब कंप्यूटर प्रोग्रामर थी। ठीक। फिर उसके बाद यहाँ आकर उन्होंने स्कूल में एक टीचर रही हैं। ठीक ठीक। डैड बिजनेसमैन है और भाई जो है वो अभी एम्स्टर्डम में जॉब करता है। मतलब आप पहली जनरेशन है जो आर्मी में गई है? हाँ हाँ। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि जो आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं उनको एक नेचुरल क्रेज होता है आर्मी में जाने का, लेकिन अगर आप पहली जनरेशन है अपनी फैमिली की तो ये अचीवमेंट बहुत बड़ा है। ठीक है, इसके बाद आप स्कूल से फिर कॉलेज आपका यहीं पर हुआ है भोपाल में? हाँ, कॉलेज मेरा राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विद्यालय यूआईटी आरजीपीवी जो यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल वहां से किया है मैंने। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैंने बीई किया है। ओके। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तकनीकी विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश का, जहाँ से सारे कॉलेजेस तकनीकी जो है वो संबद्ध रहते हैं। और अगर वहाँ आप आईटी ज्वाइन किया है तो निश्चित रूप से आपके जेई में बहुत अच्छे अंक रहे होंगे 90s में कुछ। अब मुझे जेई के अंक नहीं याद, पर हाँ क्लियर तो आराम से हो गया था, फर्स्ट इसमें ही मिल गया था जी। एग्जैक्ट फिगर जेई का कितना था वो नहीं। ठीक, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कि जब आप आईटी में प्रवेश लेते हैं, आईटी ब्रांच में, तो एक बड़ा चमकीला करियर सामने होता है, बच्चों के सामने प्लेसमेंट्स होते हैं, विदेश जाने के अवसर होते हैं। उसके बीच में से अगर कोई बच्चा फौज को चुनता है तो वो निश्चित रूप से कुछ अलग है। क्या प्लेसमेंट्स आपके कॉलेज में चल रहे होंगे उस समय? आपको आकर्षण नहीं हुआ? प्लेसमेंट चल रहे थे, मेरा टीसीएस में मैंने कॉल कन्वर्ट कर दिया था। अच्छा। और टीसीएस की ज्वाइनिंग दिसंबर की थी। उससे पहले मैंने एसएसबी दिया था। ठीक। और अक्टूबर में मैं आर्मी में ज्वाइन कर गई। ओहो, तो जैसा आपने बताया कि आपके पापा ने ऐड देखा था सबसे पहले। आपके मन में कुछ था कि मुझे फौज में जाना है, या बस वो ऐड आया और वही एक अवसर था, शायद वो कहीं डेस्टिनी थी जिसने आपको खींच लिया? हाँ, मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि मेरे मन में कभी भी ऐसा आया ही नहीं था कि फौज के लिए अप्लाई करना चाहिए। ठीक। पर जब फादर ने बताया तो वो न्यूज़पेपर देखकर मैंने तुरंत अप्लाई कर दिया कि हाँ बोला है तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। ओके,
तो पूरी प्रोसेस बताइए कि आपका कैसे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहा, कितने राउंड्स हुए और आप कैसे पहुंचे वहां तक? तो स्टार्टिंग में जब न्यूज़पेपर में ऐड दिखाई मैंने भरा, तो मैंने टेक्निकल एंट्री के थ्रू भरा। जी। तो बेसिकली जो कॉलेज के मार्क्स है तो उसके बेसिस पे वो एक कट ऑफ डिसाइड करते हैं। अगर उससे ज्यादा आपके कॉलेज में मार्क्स हैं तो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, एसएसबी इंटरव्यू के लिए। ओके। तो मुझे रिटर्न का सीडीएस पेपर वगैरह नहीं देना था। अच्छा अच्छा। तो वो कॉल मेरा कन्वर्ट हो गया क्योंकि एवरेज कट ऑफ से ज्यादा था। ओके। और फिर 5 दिन का इंटरव्यू था। तो जनरली जहाँ जिस स्टेशन से आप बिलोंग करते हो, अगर उस स्टेशन में एसएसबी है तो वो नहीं मिलता। अच्छा अच्छा। तो मेरा सेंटर था बैंगलोर। ओके। तो बैंगलोर का सेंटर था और सच बताऊं तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि इंटरव्यू किस तरह का होता है। तो उस टाइम पर मैंने एक बुक लेकर उसका इंटरव्यू प्रोसीजर पढ़ा कि क्या होता है, वो 5 डेज का इंटरव्यू कैसे स्प्रेड होता है। और फिर वो इंटरव्यू देने मैं बैंगलोर गई। अच्छा, 5 दिन की थी पूरी प्रोसेस? 5 दिन की प्रोसेस थी। क्या क्या हुआ उसमें? तो उसमें स्टार्टिंग में एक पिक्चर परसेप्शन करके होता है कि आपको एक फोटो दिखाएंगे। ठीक है। उस फोटो को देखकर आपके मन में जो भी स्टोरी आ रही है वो आपको 3 मिनट में कागज पे लिखनी है। अच्छा, तो आपका क्रिएटिव राइटिंग यहाँ काम आया? तो हाँ, डेफिनेटली उसके लिए क्रिएटिव राइटिंग तो बहुत अच्छे से काम आया। तो मैंने स्टोरी लिखी। फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है जिसमें हम लोग सब 15 लोगों के आसपास बैठते हैं। हम अपनी अपनी स्टोरी क्या लिखी है वो बताते हैं। अच्छा। और फिर उसके बाद उसमें ग्रुप डिस्कशन शुरू होता है कि पूरे ग्रुप को एक कॉमन स्टोरी पे एंड अप करना है। अच्छा। तो स्टोरी मतलब मेरी जो स्टोरी का पार्ट था वो ऐसा था कि एक आदमी ब्रिज से नीचे देख रहा है। जी। तो वैसे तो लोगों ने उसको देख के बहुत टेक्निकल साइड वो ले गए कि डैम बनाना है या हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, क्योंकि सारे इंजीनियर्स क्योंकि इंजीनियर्स थे, फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो सबका वो था कि कुछ पॉजिटिव लेके जाना है तो टेक्नोलॉजी में पॉजिटिव। ओके। मेरा उसमें पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग था। मेरा था कि मैंने देखा कि उसके शक्ल पे थोड़ी सैडनेस है। अच्छा। तो मैं उसको ये लेके गई कि वो बचपन में इस गांव में पला बड़ा था जहां अब ये वो उसी ब्रिज पे आकर खड़ा है जहां उसने कभी अपने दोस्तों को बोला था कि वो एक म्यूजिशियन बनना चाहता है। ओहो। और क्योंकि सोसाइटी के प्रेशर की वजह से वो एक सक्सेसफुल बट एक इंजीनियर बन के बाहर गया। और जब वो वापस घर आता है तब उसको वो सारा नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है कि उसने अपने पैशन को छोड़ा सोसाइटी के प्रेशर में। अब जो कि उसने अपना करियर सक्सेसफुल बना लिया, अब जब उसके पास पैसे आ गए हैं तो वो अपने पैशन के पीछे जा सकता है। और वो एक मोमेंट उसका लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जहां वो अपने दिल से पसंद आने वाली चीज। और ये आपके लिए भी टर्निंग पॉइंट था। ये मेरे लिए भी वो स्टोरी बहुत अच्छा। और इसमें एक बहुत बड़ी बात निकल के आती है कि हम देखते हैं कि सेना में एक उस स्टोरी को चुना गया जिसमें मानवीय पक्ष को उन्होंने समझने की कोशिश की थी। ये बहुत अच्छी बात है। और इंटरव्यू कैसा हुआ? फिर ये वाला तो इसमें स्क्रीनिंग थी तो 100 लोग आए थे। 100 में से 17 लोगों को पहले स्क्रीनिंग इन किया। ठीक। तो वो 17 में मेरा सिलेक्शन हो गया था। अब इसके बाद 4 दिन का और इंटरव्यू बचा था। तो उस 4 दिन के इंटरव्यू में साइकोलॉजी के टेस्ट होते हैं। 4 तरह के साइकोलॉजी के टेस्ट थे कि जिसमें वर्ड दिखाएंगे आपको, 15 सेकंड में उसको एक सेंटेंस लिखना है। सिचुएशंस बताई जाएंगी, आपको सिचुएशन रिएक्शन टाइप का करना है कि अगर सपोज आपने देखा कि किसी लड़की को लड़के छेड़ रहे हैं तो आप क्या करोगे। तो उसमें आपको ये नहीं दिखाना कि मैं जाकर दोनों को मार दूंगा या मार दूंगी। उसमें ये दिखाना है कि आप कितने अवेयर हो कि आप पुलिस को कॉल करोगे, क्या चीजें नोटिस करोगे, क्या चीजें डिस्क्राइब करोगे पुलिस को, वो सारी चीजें सिचुएशन में आनी चाहिए। तो उस तरह का। फिर एक सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है जिसमें आप बताते हो कि कैसे आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, टीचर्स क्या सोचते हैं, आपका क्या पर्सपेक्टिव है। तो उसमें आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस बताते हैं जी। ये सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाते हैं। फिर एक आ जाता है आपके ग्राउंड टेस्ट जिसमें आपके ऑब्स्टिकल्स बने रहते हैं। आपको तो वो उसमें ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करना इंटरव्यू होता होगा। एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। उसमें बेसिकली वो इंटरव्यूअर कोशिश करता है कि जो आपने ये सब साइकोलॉजी टेस्ट, आपके ग्रुप टेस्ट, ये सब में जिस तरह से आपने प्रदर्शन किया है तो वो मैच हो रहा है कि नहीं, सेम कैरेक्टर बन रहा है कि नहीं। बहुत अच्छा। तो वो सारा मिलके मेरा ख्याल है जो बच्चे देख रहे हैं उनके दिमाग में जरूर कुछ तस्वीर साफ हुई होगी। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आया उस दिन घर में क्या माहौल था? पापा तो जैसे आपने कहा कि वो तो खुद आपके पास लेके आए थे, अमूमन ऐसा कम होता है। और मम्मी को क्या लगा? एक्चुअली रेकमेंड हुए कि नहीं ये तो 5th डे ही वहीं पे पता चलता है। तो जब वहाँ कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो आपको
थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स करके वो वापस बाहर कर देते हैं जी और फिर सबका एक साथ आता है। तो जब मैं बाहर आई तब मुझे बहुत डाउटफुल लग रहा था कि मेरा नहीं हुआ होगा, इस तरह का ज्यादा लग रहा था। अच्छा तो मैंने घर पे कॉल करके यही बताया कि मुझे लग नहीं रहा है कि मैं कन्वर्ट कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि कुछ कुछ इंटरव्यू में मैं पीछे रह गई थी। ठीक। पर जब आया तो मैं ऑलरेडी रिकमेंडेड थी अरे वाह, और इनफैक्ट मेरा नंबर शायद 5th या कुछ था। क्या बात है। तो टोटल हम वहाँ ओवरऑल जितने भी इंडिया से और भी एसएसबी हुए थे उसमें आईटी ब्रांच वालों में 5th पे था। अरे वाह, क्या बात है, तो बहुत अच्छी। वो फिर रिकमेंडेशन वगैरह हो गया, मेडिकल हुआ और फिर बाद में ज्वाइनिंग आई थी मेरी अक्टूबर में। तो मम्मी की तरफ से ऐसा कुछ तो नहीं था कि आर्मी में क्यों जा रही हो? नहीं, माँ ने कभी ऐसा कुछ बोला नहीं कि क्यों जा रही हो, क्योंकि हमेशा से ये था कि कुछ बहुत अच्छा अलग है, करो। क्योंकि लोगों ने हमेशा तारीफ करी। बिल्कुल कन्वर्ट होने पे भी लोगों ने बहुत रिस्पेक्ट दिखाया। बिल्कुल, तो ठीक। रेजिस्टेंस घर से कभी नहीं कभी मिला। नहीं आया। ये बहुत बड़ी बात है, घर का अगर सपोर्ट है तो बच्चे जरूर आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद वो पीरियड जो आर्मी में सबसे कठिन माना जाता है, ट्रेनिंग पीरियड, कैसी रही ट्रेनिंग? टफ तो थी? ट्रेनिंग तो डेफिनेटली टफ तो थी ही। ट्रेनिंग के ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस में लिखा था कि एडवाइस किया गया है कि पेरेंट्स बच्चों को ड्रॉप करने ना आए। अच्छा, तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि अगर हम नहीं आ सकते तो भाई को भेज देते। तो मेरा भाई एसएसबी इंटरव्यू के वक्त भी वही आया था बैंगलोर, अच्छा, और ट्रेनिंग के यहाँ चेन्नई में ड्रॉप करने भी वही गया। ठीक। और चेन्नई में जाते से ही मैंने मतलब हम लोग अंदर गए तो मैंने देखा कैंपस बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है। और उस टाइम पे मैंने एक डायरी मेंटेन करी थी जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस लिख रही थी। ओके, बहुत तो अच्छा। वो एक्सपीरियंस में बस वो पहला पन्ना है जब मैंने तारीफ करी होगी क्योंकि उसके बाद जो शुरू हुआ तो हर इसमें मेरा यही था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर हो रहा है। तो ट्रेनिंग का स्टार्ट होते से ही शेड्यूल कुछ ऐसा था कि सुबह पीटी या ड्रिल ये होती थी, उसके लिए 4:30 बजे उठना पड़ता था क्योंकि 5 बजे मार्कर लगता था। तो उससे पहले उठ के रेडी होकर पहुंचना होता था। फिर उसके बाद ड्रिल पीटी करने के बाद चेंज करके ब्रेकफास्ट के लिए जाओ। ब्रेकफास्ट के लिए भी जो यूनिफॉर्म है उसमें ही अलाउड रहता है मेस में। फिर वहां से क्लासेस लगती थी, क्लासेस से फिर उसके बाद गेम परेड होती थी। बीच में थोड़ा भी टाइम मिलता था तो कुछ ना कुछ स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस वगैरह चल रही होती थी। तो बिल्कुल भी रेस्ट के लिए टाइम नहीं रहता था। शाम का दिन कब खत्म होता था? रात के 3 साढ़े 3 बजे। ओह, तो मुश्किल से 1 घंटा मिलता था जिसमें आपको आपके कपड़े भी धोने हैं, आपको सोना भी है। ओहो, और ये एक मतलब संडे वगैरह कोई भी इसमें एक्सक्यूज नहीं था। ये हमें फुल इसी तरह का पूरा शेड्यूल चलता रहता था जिसमें कुछ ना कुछ मतलब जो मैं रात का बता रही हूँ, ये रात में भी सीनियर्स वगैरह का रहता था कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी कि जूनियर्स को ट्रेन करके उनको फिजिकली उनको ज्यादा फिट बनाना है। बिल्कुल। तो बहुत सारे टेस्ट होते थे जिन्हें पास करना डिफिकल्ट होता था, तो उसके लिए स्ट्रेंथनिंग चलती थी। बीच बीच में एक्सरसाइजेस आती थी जिसमें हमें जंगल वगैरह में कैंपिंग के लिए जाते थे। पर्वत विजय टाइप की जो एक्सरसाइजेस थी जिसमें बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हमें अपने पूरे लोड के साथ चढ़ के ले जाने पड़ते थे। फिर उसके बाद जोश रन होता था, 40 किलोमीटर की दौड़ होती थी विथ 25 to 30 kgs का बैकपैक वगैरह लेकर। अच्छा, तो वो शाम के 7 बजे शुरू होता था और सुबह के 7 बजे खत्म होता था। एक बीच में से हाँ। हूँ, आप सिग्नल स्कोर में आपने ज्वाइन किया था, तब भी इतनी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है? ये कोर हमें ट्रेनिंग के वक्त नहीं मिलती। अच्छा, और जो भी आपका है ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कमीशनिंग पे मिलती है। बेसिकली वो आपकी एंट्री पे डिपेंड करता है और उस कोर में वैकेंसी पे डिपेंड करता है। अच्छा, ओके। पूरी ट्रेनिंग जो आपकी हुई और फिर आप उसके बाद वो दिन आता है जो हर फौजी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट दिन होता है, पास आउट परेड। हाँ, क्या इमोशन थे उस दिन? तो पासिंग आउट में एक अंतिम पग करके एक स्लैब होता है जो बेसिकली बैरिकेड से हमेशा कवर करके रखते हैं। अंतिम पग क्रॉस करने पे मतलब जो पासिंग आउट परेड की ड्रिल है, ये ड्रिल की प्रैक्टिस 1 मंथ पहले से स्टार्ट हो जाती है। जो दिन रात हम ड्रिल की प्रैक्टिस करते हैं उस टाइम पे ये बैरिकेड्स लगे रहते हैं। हमारा जो आखिरी वाला पॉइंट रहता है जब धीरे चल से जाते हैं तो हम वो बैरिकेड तक जाकर फिर टर्न लेकर यू टर्न ले लेते हैं। तो जिस दिन फाइनल डे रहता है तो हम लोग खड़े होते हैं और वो बैरिकेड्स हटते हैं। जैसे ही बैरिकेड्स हटते हैं तो सब धीरे धीरे सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है कि फाइनली वो दिन आ गया है, वो मोमेंट आ गया है।
और सब एक दूसरे को बताने लगता है कि बैरिकेड्स हट गए, बैरिकेड्स हट गए। और फिर जैसे ही वो पास करने का धीरे चल से वो कमांड होता है, कितना भी हम कोशिश कर ले, हमारे चेहरे पे वो अलग सी स्माइल आई रहती है। और वो क्रॉस करते वक्त जो बॉडी पे गूज़बम्स रहते हैं, और हमें सामने मुझे अभी गूज़बम्स आ रहे हैं आपकी बात सुनते हुए। सामने पेरेंट्स हमें देखते हैं कि वो भी हमसे ज्यादा खुश है, उनके आंखों में आंसू है। एंड एट द एंड ऑफ द डे हम तो हमेशा वही चाहते हैं ना कि हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं। आपने न सिर्फ पेरेंट्स को, पूरे देश को प्राउड किया है। तो नाइस। ओके, पास आउट करने के बाद फिर आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ थी? पहली पोस्टिंग मेरी नॉर्थ ईस्ट में थी, दिनजान करके आसाम में। अच्छा। तो वहां पर मैं गई थी। तो फर्स्ट पोस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट पोस्टिंग होती है, क्योंकि वो पहली बार आपको ढाल रहे होते हैं यूनिट के एनवायरनमेंट में। आपको पहली बार समझ में आता है कि एग्जैक्टली काम क्या है। जी, मेरा अगला प्रश्न वही था कि प्रोफाइल क्या है, वहाँ पे काम क्या रहता है आपका सिग्नल्स में? सिग्नल्स का बेसिकली दो तरह के काम है। मतलब एक तो हो जाता है कि कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, ठीक, कि आपको हर तरह की आर्म को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है। मे बी लाइन के थ्रू, मतलब जैसे आपकी जो केबल्स होगी उसके थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू, रेडियो के थ्रू, किसी भी तरह किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी आउट ऑफ कम्युनिकेशन ना हो। ये इंश्योर कराना सिग्नल्स का काम है। इसके साथ साथ सिग्नल्स का ये भी काम है कि जो एडवर्सरी है, जो दुश्मन है, वो कम्युनिकेट ना कर पाए। तो वो कम्युनिकेट ना कर पाए मतलब उनके सिग्नल्स को जैम करना, उनके सिग्नल्स को मॉनिटर करना, ठीक, और उनसे इंट जनरेट करना, मतलब इंटेलिजेंस जनरेट करना कि क्या हो सकता है अगर हमें अचानक से ज्यादा सिग्नल्स मिल रहे हो। तो अभी आपने बताया मेजर ऐश्वर्या कि आप जो एडवर्सरी है या दुश्मन है उनके चैनल को लॉक करने का भी काम आपके पास होता है। हाँ, तो ये ट्रेनिंग तो जो दुश्मन है उनको भी मिली हुई होगी, तो आप अपने जो सिग्नल्स इनका बचाव कैसे करते हैं? डेफिनेटली ये ट्रेनिंग उनको मिली होगी, उनके पास भी सेम उस तरह के ही इक्विपमेंट होंगे। तो इसके लिए अलग अलग ट्रेनिंग कराई जाती है, अलग अलग कैडर्स कराए जाते हैं कि जैमिंग जैसे एनवायरनमेंट में कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, किस चीज, कौन से इस पे स्विच किया जा सकता है, किस तरह से हम अपना बचाव कर सके दूसरों के जैमिंग पे, किस पावर पे मिशन करने से हम अपने आप को थोड़ा बहुत सेफगार्ड कर सकते हैं। क्योंकि ये तो है कि हाँ, जैमिंग होगी, जब वॉर होगा तो बहुत कंफ्यूजन होगा, पर उस इसमें कैसे अपने आप को बचाना है। तो इसके अलग अलग कैडर्स कराते रहते हैं हर थोड़े टाइम में सिग्नल रेजिमेंट में, ताकि हर तरह की आर्म को एक आइडिया लगे कि जब भी जैमिंग हो रही हो तो किस तरह से अपने रेडियो सेट को उससे बचाना। क्योंकि वार तो अब एक्चुअली कम्युनिकेशन और फील्ड पे कम लड़े जाते हैं और टेक्निकल फील्ड पे ज्यादा लड़े जा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी अब शायद ज्यादा बढ़ गई है। डेफिनेटली, मतलब वो तो अभी जैसे आपने ऑप सिंदूर में भी देखा होगा, हाँ, बिल्कुल, कि जो ड्रोन्स वगैरह आ गए हैं, तो हमारे पास भी जिस तरह के इक्विपमेंट है, उनके पास भी जिस तरह के इक्विपमेंट है, इस एनवायरनमेंट में ड्रोन्स को उड़ाना भी बहुत रिस्की हो गया है। तो वो सारी चीजों को हैंडल कैसे करना, ये सब की अलग से कैडर्स ट्रेनिंग्स कंटिन्यूअसली चलती रहती है। इसके अलावा रिसर्च, इनोवेशन फौज पूरे टाइम कराती रहती है, ताकि किस तरह से हम अपने आप को अपग्रेड भी करते रहे, ठीक, और बचाव भी करते रहे। ओके, आपने मेरे ख्याल से 2017 में ज्वाइन किया है। हाँ, 2017 में एकेडमी ज्वाइन करी। एकेडमी ज्वाइन किया आपने। 19 में पुलवामा हो चुका है, फिर ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है, 25 में पहलगाम हो चुका है। कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद आता है कि जब जो सीमा पर जो तनाव है वो आप तक पहुंचा हो, आपने महसूस किया हो, या आपको ऐसा इंसिडेंट जो आपने सीधे सीधे मोर्चे पे कुछ काम किया हो? जब से ये ऑप सिंदूर का हुआ था, ठीक, तब से अगर देखा जाए तो बॉर्डर के बहुत सारे कैंटोनमेंट जो है वहाँ कंप्लीट ब्लैकआउट वगैरह अभी भी चलता है। ओके। और वहाँ पे कोशिश की जाती है कि जितना हो सके लाइन कम्युनिकेशन पे ही सारी चीजें हो। अच्छा। रेडियो ट्रांसमिशंस, जितनी भी इस तरह की कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, वो सारी किसी भी हालत में रेडियो पे शेयर ना हो, किसी सैटेलाइट रिसोर्स पे शेयर ना हो, जितना हो सके लाइन पे डिपेंडेंसी रहे। अच्छा। ये शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन पे था। इसके अलावा वहां पे ज्यादा तैनात जो हुए हैं, जितनी भी जैसे जो काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिस्ट वाली लोकेशन थी, वो और ज्यादा सिक्योरिटी
से भर गई है। हम्म। जितने हमारे बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स थे, इसमें और ज्यादा मॉडर्नाइजेशन किया गया है। ओके। तो ऑप सिंदूर की वजह से वैसे देखा जाए तो इक्विपमेंट प्रोफाइल वाइज भी काफी आगे बढ़ने की हम लोग कोशिश बढ़े करी है, ठीक। और अभी सेम स्टैंडर्ड को कंटिन्यू किया जा रहा है। बहुत अच्छे। ये बताइए, आपकी सब बातें सुन के लग रहा है कि हम बहुत सेफ हैंड्स में हैं। भारतीय सेना पर सभी दर्शकों का, सभी का बहुत दृढ़ विश्वास है, और जब कोई फौजी हमारे साथ आके बैठता है और हमें आश्वस्त करता है इसको लेके, तो और हमारी हिम्मत बढ़ती है। ये बताएं कि आप जब आपने ज्वाइन किया एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट, आपकी पोस्ट रहती है पहले? लेफ्टिनेंट हाँ। रहती है, ओके। और उसके बाद कैप्टन? हाँ। और अब आप मेजर हैं। मेजर। तो 2 प्रमोशंस आपके हो चुके हैं। और कितना आपने अभी कौन कौन सी पोस्टिंग्स आप देख चुकी हैं? मैंने पहले, जैसे मैंने बताया कि आसाम में थी, फिर उसके बाद मैं भटिंडा में थी। अच्छा, ओके। और अभी मैं पालमपुर में हूँ। ओके, ठीक है। एक सेना में होने का एक और फायदा कि आप शायद पूरा देश घूमते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएं कि अब हम, मुझे लगता है कि हम कुछ ऐसे सवाल लेते हैं जो आने वाले, जो हमारे बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जिनको सेना में जाने का मन है, उनकी दृष्टि से आप कुछ जो हमारी जिज्ञासा है उनके बारे में बताइएगा। ये बताइए कि अगर कोई जाना चाहता है, स्पेशली लड़की अगर कोई जाना चाहती है, तो क्या बेसिक क्वालिटीज होनी चाहिए? जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि आप जैसे हो वैसा ही खुद को दिखाओ। अच्छा, कॉन्फिडेंटली। ओके। कि आपको खुद पे अगर डाउट होगा तो वो सामने वाला आसानी से पकड़ लेगा। अच्छा। तो जो भी आप इंटरव्यू, मैं सिर्फ फौज से ही नहीं, मैं किसी भी इंटरव्यू की बात करूँ, कहीं भी आप जाते हो तो जैसे आप कॉन्फिडेंटली बोलते हो, बड़ी बात, तो वो आप कॉन्फिडेंटली बोलना ही है। और सेकेंडली आपको हमेशा ये दिखाना है कि चाहे सामने कुछ भी आपको टास्क मिल रहा हो, आपको आपके क्विक थिंकिंग से आपको किस तरह से वो काम करना है ये सोचना है, इसकी जगह कि मैं उस टास्क से कैसे बच सकूं। ठीक, तो वो एक चीज रहेगी जो मैंने जनरली कुछ लोगों को देखा है जब वो कोचिंग ज्वाइन करते हैं। हाँ, तो उसमें 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स दिख जाते हैं। एक वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट कई बार बता रहा होता है, तो जब भी आप अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट को अगर ऑप्ट कर रहे हो तो या तो फिर कंप्लीटली वही पर्सनालिटी अपनी दिखाओ, या अगर आप खुद जा रहे हो तो सिर्फ वो एक पर्सनालिटी। जहां आपके 2 पर्सनालिटीज दिखने लगेंगी, वहां रिजेक्शन होने की ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि क्या होता है कि खासकर जब हम छोटे शहरों से आते हैं बच्चे, तो उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आता है कि हम छोटे शहरों से, हमें उतना एक्सपोजर नहीं मिला है, शायद हमें प्रॉपर कोचिंग नहीं मिली है, तो इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाकर थोड़ी हिचकिचाहट होती है। मेरे ख्याल से ये जो आपने अभी पॉइंट बताया है बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक और बात बताएंगे कि अभी सेना ने बहुत सारे नए क्षेत्र महिलाओं के लिए खोले हैं, तो उसके बारे में बताइए। जैसे अब शायद एनडीए में भी वुमेन कैंडिडेट्स आने लगी हैं। अब एनडीए में वुमेन कैडेट्स आने लग गई है, उस वजह से बहुत सारी चीजें, मतलब बेसिकली आर्मी कोशिश कर रही है जेंडर इक्वालिटी पे। ओके। कि अभी फौज में रहते हुए भी बहुत जगह, हर जगह वुमेन ऑफिसर्स को भी भेजा तो जा रहा है, पर कहीं ना कहीं वो एक आ जाता है जहां लोग बोलते हैं कि आपने तो 1 साल ही ट्रेनिंग करी है, जो 4 साल ट्रेनिंग करके आ रहा है उसका। तो एनडीए में जाने से मुझे लगता है कि सबसे पहले तो वो स्टेटमेंट एक नेगेट हो जाएगा कि लड़कियां भी अब वो पूरी ट्रेनिंग करके आ रही है। बिल्कुल सही बात है, उनके पास उतनी ही अपॉर्चुनिटीज खुल गई है। जब हम 1 साल करके जाते हैं तो हमें शॉर्ट सर्विस करके कमीशनिंग मिलती है। हाँ। तो शॉर्ट सर्विस में 10 साल का हमारे पास टेन्योर रहता है, फिर हमें एक्सटेंशन मिलता है, या फिर हम चाहे तो परमानेंट कमीशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये भी अभी रिसेंटली आया परमानेंट कमीशन का, वरना पहले वो भी नहीं था। ठीक है। बट एनडीए से आकर आप सीधे परमानेंट कमीशन ऑफिसर बन रहे हो, तो आपको मिनिमम 20 इयर्स आप सर्व कर सकते हो। बिल्कुल, जेंडर इक्वलिटी के लिए दृष्टि से एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा कदम है। और एसएसबी है, सीडीएस है, हाँ, ये सारे। और मेरे ख्याल से जो आपने बताया था कि आपने जो एनसीसी ज्वाइन किया था, तो एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ एक एनसीसी के लिए अगर आपने सी सर्टिफिकेशन किया, बेसिकली एनसीसी में 3 सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर आपने तीनों के तीनों कर रखे हैं तो आपके लिए एनसीसी एंट्री भी खुलती है, जिसमें आप
डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाते हो। वरना आप सीडीएस का रिटर्न पेपर देते हो, उसके कट ऑफ मार्क्स से आपका एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के एसएसबी के लिए आता है। बट अगर आपने एनसीसी कर रखा है तो आपका ये सीडीएस वाला पार्ट हट जाता है और आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। एक छोटा सा सवाल ये बताएं कि सेना में सब लोग, जो आपने अनुशासन बताया, जो लाइफ बताई है सेना की, उसके अलावा और क्या लाइफ है आपकी वहां पे? इसके अलावा हमें बहुत सारे, जैसे एकेडमी में भी हमें हॉर्स राइडिंग सिखाई जाती है, हमें सेलिंग सिखाई जाती है। तो ये सारी फैसिलिटीज हमें अलग अलग कैंटोनमेंट्स में भी मिलती है, जहाँ स्विमिंग है, हॉर्स राइडिंग है, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उधर पे स्क्वाश हो गया, बैडमिंटन हो गया, जिम हो गया, ये ऑलमोस्ट हर कैंटोनमेंट में होता है। मूवी थिएटर्स कैंटोनमेंट के अंदर ही रहते हैं, और ये आपको मतलब जब तक आप सर्विस में हो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है। इसके अलावा सीएसडी तो आप लोग जानते ही है, कैंटीन में आपको हर चीज सब्सिडाइज रेट्स पे मिलती है, वो सारी चीजें हो गई। और उसके अलावा जो फौजी पार्टीज हो गई, मेस हो गया, तो ये सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस है जो इस लाइफ को और ज्यादा ग्लैमरस बनाता है। एज एन ऑफिसर आपको बडी मिलता है जो आपके यूनिफॉर्म्स और सब चीजों का रख रखाव ठीक से करता है। तो बेसिकली आपको चिंता करने की, आपको बस जाकर काम करना है उस शेड्यूल में, राइट टाइम, राइट ट्रिक, राइट प्लेस, इतना करके बस अपनी जिंदगी निकालनी है। आप जो नए बच्चे आ रहे हैं, खासकर जो लड़कियां सेना में जाना चाह रही है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि इससे ज्यादा रिस्पेक्टेबल जॉब मैंने आज तक कहीं नहीं देखी है। एंड सेकेंडली ये इकलौती जॉब है जो आपको फिट रहने के लिए पे कर रही है। और एज अ वुमन, एज अ गर्ल, जितना मैंने देखा है कि इधर पे कहीं से कहीं तक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आपको कहीं सैलरी कम मिल रही हो या कुछ मिल रहा हो। जिस तरह से आपका काम रहेगा उतनी ही रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। और मेरे हिसाब से ये करियर है जो आपको बिल्कुल बिना सेकंड थॉट दिए परस्यू करना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका मेजर ऐश्वर्या, आप यहाँ आई, हमारे साथ बहुत सारी सार्थक बातचीत की, जानकारी शेयर की। और सबसे बड़ी बात कि ये जो आपने कहा अभी कि बहुत सम्मानजनक करियर है, मेरा ख्याल है कि आज इस बातचीत से बहुत सारी लड़कियां प्रेरित होंगी और उस प्रोफेशन को चुनेंगी जो देश का सर्वोच्च प्रोफेशन है। बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। हम सभी को, न सिर्फ आपके परिवार को बल्कि इस शहर को और देश को आप पर गर्व है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरे लिए भी ये एक बहुत प्रिविलेज की बात रही है और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके। आपको आने वाले समय के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।